मसाले। नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और आज मुद्दे की बात में बात यूपी में ठंड का प्रकोप। उत्तर प्रदेश में इस वक्त सर्दी अपने चरम पर है। दिन हो या रात, हर वक्त कड़ाके की ठंड लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। ठंडी हवाएं, घने कोहरे और गिरते तापमान ने पूरे प्रदेश को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से ठंड और कोहरे का सिलसिला लगातार जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी राहत की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। दिन में भी धूप कमजोर है और रात में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिसके चलते शीत दिवस जैसी स्थिति कई जिलों में बन चुकी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक प्रदेश में कई हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और गोंडा यहां सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रह सकती है। इसके अलावा बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर में इन सभी इलाकों में घने से बहुत घना कोहरा छाने का अलर्ट जारी किया गया है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि प्रदेश के 25 से ज्यादा जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, बस्ती, गोंडा, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर यहां दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रह सकता है। आजमगढ़, मऊ, बलिया, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या और अंबेडकर नगर इन जिलों में घना कोहरा छाने की पूरी संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा यहां भी सुबह के समय घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा सकता है। कोहरे की वजह से सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर एक्सीडेंट का खतरा बढ़ गया है। रेल और हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 31 दिसंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है, लेकिन 1 जनवरी को पश्चिमी यूपी में हल्की बारिश होने की भी संभावना है, जबकि पूरी यूपी में मौसम शुष्क बना रह सकता है। परेशान हो रही है। आपको बता दें कि लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और क्या व्यवस्थाएं हैं ठंड को देखते हुए। जो नगर निगम को अलाव जलाने की व्यवस्थाएं करने के लिए आदेश दिए गए हैं, क्या जगह जगह पर चौराहों पर अलाव जलाए जा रहे हैं, रैन बसेरों की क्या व्यवस्था है, गौशालों की क्या व्यवस्था है, इन सभी विषयों पर बातचीत करेंगे। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आगे अभी कुछ दिन और जिस तरीके से ठंड पड़ने वाली है उसको लेकर भी हम बातचीत करेंगे। बता दें कि दिन रात सर्दी से लगातार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं, यातायात पूरी तरीके से प्रभावित नजर आ रहा है और विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं वाहन चलाने में भी और जो अधिकारी हैं वो लगातार निर्देशित कर रहे हैं कि अगर आवश्यक नहीं है तो घर से बाहर ना निकले। डॉक्टर सुनील पांडे मौसम विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मीणा बुलंदशहर से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश अवस्थी औरैया से संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अश्विनी शर्मा फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सुनील पांडे से शुरुआत करेंगे। सुनील जी, अभी जिस तरीके से हाड़ कपकपाती ठंड लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ाती जा रही है, लोग परेशान हैं और अभी फिलहाल आने वाले दिनों में चूंकि नया साल आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि बरसात भी हो सकती है, तो ऐसे में
बारिश के बाद मौसम और ठंडा होगा, तो अभी कितने दिन और लोगों को इन परेशानियों से दो चार होना पड़ेगा? अभी जहां तक बारिश का सवाल है, तो बारिश अभी सिर्फ संभावना है, क्योंकि आप बोल जिस दिया तरह ना, से मेरा चालू हो गया। पहाड़ों पर बारिश की पूरी संभावना है। बाकी सबको नैनीताल, म्यूट कर मसूरी, दीजिए। उत्तराखंड की पहाड़ों पर जी सुनील जी, आप पहाड़ों कंटिन्यू। पर बारिश की पूरी जी पहाड़ों पर बारिश की पूरी संभावना है। लेकिन अगर एक नया सर्कुलेशन बनता है और अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से भी मॉइस्चर फीड उत्तर भारत की तरफ आता है, तो निश्चित रूप से बूंदाबांदी चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक संभावना है। लेकिन जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, कानपुर मंडल है हमारा, वहां संभावना बहुत कम है। लेकिन कहीं कहीं बूंदाबांदी होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर बारिश होती है तो ये हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश के जिले जहां प्रदूषण एक्यूआई 300, 400, 500 चल रहा है, वहां पर राहत मिलने की संभावना रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं पूरे गंगा के मैदानी भागों में अपना असर दिखाती रहेंगी। हमारी सर्दी एकदम बरकरार रहेगी। दिन में सुबह शाम कोहरा, धुंध, प्रदूषण भी बना रहेगा। इसी के साथ दोपहर के बाद 2 बजे के बाद कहीं कहीं थोड़ी धूप निकलने की संभावना है। लेकिन वो धूप इतनी नरम रहेगी कि उस धूप के कारण जनमानस को कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन थोड़ी फौरी तौर पर थोड़ी राहत मिल सकती है। और ये स्थितियां अभी आज WDA आ रहा है नया पहाड़ों पर, उसकी वजह से जिनको पहाड़ों पर बर्फबारी देखनी हो वो जरूर जा सकते हैं। तो हमारे नौ वर्ष की पूर्व संध्या पर और पहले दिन बर्फबारी होगी ऊंची पहाड़ियों पर, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, उत्तराखंड की, और नीचे पहाड़ियों पर बर्फबारी बहुत ऊंची चोटियों पर दिखाई पड़ेगी। लेकिन देहरादून, मसूरी में होने की बहुत कम संभावना है। हाँ, शिमला के ऊपर भी बर्फबारी हो सकती है और हमारे जो जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, यहाँ भी बर्फबारी हो सकती है। लेकिन जो लोग बर्फबारी देखने के शौकीन हो और यात्रा कर रहे हो, वो जरूर यात्रा में बहुत सावधानी बरतें। लगातार आगे वाली गाड़ी से दूरी बनाए रखें, ओवरटेक ना करें और फॉग लाइट का प्रयोग करें। इसी के साथ इंडिकेटर का प्रयोग करें और पीछे रेड टेप आता है जिससे गाड़ी चमक जाती है। तो ये सारी चीजें सावधानियां बरतें, क्योंकि अभी भी जो विजिबिलिटी है वो उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई जगह 0 दर्ज की जा रही है, उत्तर भारत के कई जिलों में और शहरों में। कल कानपुर में भी एयरफोर्स पे 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई थी। तो जब 0 विजिबिलिटी होती है तो हमारा जो यातायात है, चाहे सड़क यातायात हो, तो रेल यातायात हो या फिर हवाई जहाज, सारे पे असर पड़ता है और निश्चित रूप से असर पड़ रहा है। और आगे भी इसी तरह रहने की पूरी संभावना मौसमी मॉडल दिखा रहे हैं। 3 तारीख के बाद जब WD निकल जाएगा तो फिर उत्तर पश्चिमी हवाएं आएंगी और तापमान गिरेंगे। रात में जब बादल रहते हैं तो तापमान बढ़ जाते हैं, लेकिन आप देखिए 2 दिन से पूरे प्रदेश में तापमान बढ़े हुए हैं रात के, लेकिन दिन की सर्दी बरकरार है। दिन में गलन और कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। आगे भी आने वाले में शीतलहर और शीत दिवस की स्थिति कई जगह देखी जा रही है। आप अलर्ट रहिए, बाहर जब निकलिए जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो बच्चे, बूढ़े और हमारे जो बीमार लोग हों वो ऐसे में बाहर निकलने में थोड़ा प्रिकॉशन लें और बाहर ना निकलें। अगर बहुत जरूरी हो निकलना तो वो निकलने के समय इनर पहन के निकलें, कपड़े पहन के निकलें, मास्क बना कर निकलें। क्योंकि आप देखिए कानपुर कार्डियोलॉजी बिल्कुल फुल है और कल 24 से 26 लोगों की वहां पर डेथ की भी लोगों ने बता रहे हैं कि इस तरह की स्थितियां हैं और सभी जगह हैं, चाहे हमारे जहां भी इस तरह की सर्दी पड़ रही है। ठीक है, तो सुनील पांडे जी, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे और सीधे ले चलते हैं वेस्ट बंगाल, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बता दें आपको कि आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक थी, जिसमें कई बीजेपी विधायक और सांसदों के साथ आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कोर कमेटी की बैठक थी। और वेस्ट बंगाल दौरे पर हैं आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। ठीक है, अमित शाह जी को बाद में सुनेंगे, फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अनिल मीणा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर विजिबिलिटी कितनी है आज? व्यवस्थाओं की बात करें तो व्यवस्थाएं किस तरीके से हैं? बिल्कुल
मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करें, बीयूएलटी की बात करें, तो बीयूएलटी आज सामान्य से बेहद कम है। और बात की जाए सर्दी की, तो शीतलहर पूरी तरह से चरम पे है और लगातार लोगों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। और व्यवस्थाओं की अगर बात करें तो जनपद बुलंदशहर की जो डीएम है श्रुति सिंह और एसएसपी, तो दोनों ही अधिकारी देर रात्रि तक सड़कों पर उतर रहे हैं और रेन बसेरों का निरीक्षण भी डीएम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। तमाम नगर पालिका और नगर पंचायतों के लिए सख्त निर्देश दिए हैं डीएम श्रुति सिंह ने कि किसी तरह की कोई भी लापरवाही ना बरती जाए। अगर बात की जाए पुलिस विभाग की, तो पुलिस विभाग के जो अधिकारी है, खुद एसएसपी लगातार देर रात तक गश्त कर रहे हैं और गश्तों पर हाईवे पे अगर बात की जाए, हाईवे पे उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया है। तमाम चौराहों पर पुलिस लगी हुई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो वाहन है, कोहरा बहुत ज्यादा घना है और घने कोहरे की वजह से जो वाहन है, तो उनके लिए पुलिस रोक रोक कर उनको जागरूक कर रही है। और जागरूक करने के साथ साथ लाइट जलाकर, इंडिकेटर और रिफ्लेक्टर लगाकर, जिन वाहनों के पीछे रिफ्लेक्टर नहीं, उन पर खुद रिफ्लेक्टर लगा दिया और उनसे कह रही है कि धीरे धीरे चले, जिससे कि जो दुर्घटना से बचा जा सके और अपने गंतव्य को आदमी सुरक्षित पहुंच सके। तो उसको लेकर जनपद बुलंदशहर की अगर बात की, लगातार जिस तरह से मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, क्योंकि जनपद बुलंदशहर जो क्षेत्र है वो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को ज्यादा अधिकांश परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि देहात में किसी तरह की व्यवस्था ना होना वो भी कहीं ना कहीं चिंता का विषय। अगर ग्राम प्रधानों और सचिवों की बात करें तो वहां जरूर लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि ग्राम प्रधान और सचिवों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में किसी तरह की अभी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। तो लगातार मजदूरों को मजदूरी करने में परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि जो मजदूर लोग हैं उनका कहना यह है कि अगर मजदूरी को नहीं जाएंगे तो परिवार का पालन पोषण कैसे हो पाएगा, क्योंकि रोज खाने कमाने वाले जो लोग हैं उनके सामने इस समय रोजमर्रा की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है। लगातार देखा जा रहा है सर्दी जो चरम पे है, जनपद बुलंदशहर एनसीआर का क्षेत्र, और एनसीआर में जिस तरह से जो कड़ाके की सर्दी पड़ी हुई है, और एनसीआर में अगर बात की जाए सर्दी के साथ साथ जो प्रदूषण है, प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। ऐसी लगातार प्रदूषण से भी लगातार लोगों को काफी परेशानी हो, क्योंकि जो अगर दिन में बात की जाए तो आंखों में जलन हो रही है। जलन के साथ साथ लोगों को, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सांस की बीमारियां, अस्थमा के जो मरीज हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। मासूम जो बच्चे हैं उनमें कहीं ना कहीं नमोनिया की शिकायतें हो रही है। तो हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी है, डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी सख्त ठीक है आनंद, वापस आएंगे आपके पास और सीधे ले चलते हैं वेस्ट बंगाल, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बंगाल के विधान में, बंगाल में हमारी सरकार बनेगी, इसका मजबूत भारतीय जनता पार्टी के पास है। मैं आपको 2024 तक के चुनाव के यात्रा के परिणाम चाहता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में हमें 7% वोट मिले थे और 2 सीटें मिली। मेरी ध्यान बात सभी पत्रकार बंधु ध्यान से सुने। 2009 में हमें 17% वोट और 2 सीट मिले। 2016 के विधानसभा चुनाव में हमें 10% और विधानसभा की केवल 3 सीटें मिली थी। फिर 14 के बाद 19 के लोकसभा चुनाव में हमें 41% वोट मिले और 18 सीटें मिली। 21 के विधानसभा चुनाव में हमें 38 वोट मिले और सीटें मिली। ये बहुत बड़ा अंतर है। जिस पार्टी केवल 3 सीट मिले थे, वो पार्टी 5 साल के ही 77 सीट प्राप्त करी। और इसका नतीजा देखिए, जिसकी एक प्रकार से स्थापना ही से शुरू हुई, वो कांग्रेस पार्टी बिग जीरो पर पहुंच गई। 34 साल तक शासन करने वाला कम्युनिस्ट गठबंधन भी सीट प्राप्त नहीं कर पाया और हमने मुख्य विपक्ष प्राप्त किया। आज शुभेंदु जी मेरे साथ यहाँ पर बैठे हैं, विपक्ष के नेता हैं। 24 के चुनाव में भी हमने % वोट प्राप्त किया, 12 सीटें प्राप्त की और 26 में हम निश्चित प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की बनाने वाले हैं। मित्रों, ये 24 से अब तक का समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभंकर सिद्ध हुआ है। 24 में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री, उसके बाद महाराष्ट्र में, हरियाणा में और अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी। 24 के चुनाव में
उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी पूर्ण भाजपा की और एनडीए की सरकार बनी है। मुझे भरोसा है कि 2026 में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी बनेगी। ये बंगाल की जनता तय कर बैठी। मित्रों, जहां पर भी बंगाल में जाते हैं, पूरे बंगाल की जनता पेटियों से त्रस्त है। क्या कोई राज्य सरकार ऐसी हो सकती है जो घुसपैठियों की पनाहगाह अपने राज्य को बना दे? राष्ट्रीय सुरक्षा कितना बड़ा खतरा है, इसका जवाब बंगाली ने बंगाल के चुनाव में दे। घुसपैठ रोकने के लिए उनके पास क्या योजना? आर्टिकल 370 हटता है, वो विरोध करती है। सीए लाख बंगाल के शरणार्थियों को नागरिकता देने का हम कार्यक्रम करते हैं, वो विरोध कर, और वो ठीकरा फोड़ते हैं कि बीएसएफ है वो गिर रही है। ममता जी, मैं आज आपको इस संयुक्त प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए नहीं देती है? अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी हार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं है। फिर भी भौगोलिक रूप से कठिन सीमा पर से कोई घुस कर आता है, सबसे पहले बंगाल के गांव में जाता है। आपका पटवा है, आपका थाना क्या कर रहा है? क्यों इसको अरेस्ट नहीं किया जाता? क्यों उस पर केस दर्ज? क्यों इसको वापस भेजा नहीं जाता? जवाब है क्या आपके पास? बंगाल की मुख्यमंत्री जवाब दे सकती है कि असम में घुसपैठ क्यों, त्रिपुरा में घुसपैठ क्यों बंद हो गई? गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? पंजाब की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती? कश्मीर की बॉर्डर पर घुसपैठ क्यों नहीं होती है? सिर्फ बंगाल में क्यों होती है? आपकी निगहबानी में घुसपैठ कराई जाती है और वो धीरे धीरे डेमोग्राफी चेंज कर आपकी वोट बैंक को पुख्ता कर, मगर ये लंबा नहीं चलेगा। बंगाल की जनता अब जान गई और इसके खिलाफ लामबंद भी हो रही है। और मुझे मालूम है अगला चुनाव घुसपैठियों को निकालने के मुद्दे पर और रोकने के मुद्दे पर लड़े जाने वाला है, क्योंकि न केवल ये बंगाल का मामला रहा। मैं आज बंगाल की जनता को इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताने आया हूं कि बंगाल की बॉर्डर से हो रही घुसपैठ सिर्फ बंगाल का मामला नहीं रहा, अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। देश की संस्कृति को बचाना है, की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, तो बंगाल की बॉर्डर सील कर दे। इस वक्त सरकार यहां लानी पड़ेगी, जो ममता बनर्जी नहीं कर सकती, केवल और भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। घुसपैठ के अलावे भ्रष्टाचार से पूरी बंगाल की जनता त्रस्त है। रोजवेली चिटफंड घोटाला, कैश फॉर क्वेरी घोटाला, सी घोटाला, नगर पालिका नगर नियम का भर्ती का घोटाला। और बात कर रहे हैं यूपी में ठंड का प्रकोप। जिस तरीके से यूपी में लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, लोगों के लिए लगातार परेशानियां भी बढ़ती जा रही हैं। चर्चा इसी पर कर रहे हैं उमेश अवस्थी, हमारे संवाददाता औरैया से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, औरैया की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है ठंड को लेकर, साथ ही साथ व्यवस्थाएं नजर आ रही है कि नहीं? बहुत कम शब्दों में अपनी बात को पूरा करिएगा। उमेश, आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल। आपको बताना चाहेंगे कि के द्वारा लगातार एक जिला नगर पालिका परिषद और 6 नगर पालिका जो अत्यधिक सर्दी को देखकर लगातार सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में रैन बसेरा और अलावों की जो और संबंधित जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि वो रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था को, उनने जब पड़ताल की तो साफ तौर पर नजर आया
कि जो रैन बसेरों की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं है। तो रैन बसेरों में बसने वाले सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके द्वारा कहना है कि जो उन्हें ओढ़ने के लिए जो बिस्तर दिए गए हैं वो दर्शाए गए हैं। इस कड़ाके की हाड़ कांपती सर्दी में उन्हें रात काटना मुश्किल हो रहा है। भाई अगर पानी की बात करें तो की तरफ से दी गई चेतावनी का नगर पालिका और नगर पंचायतों पर कोई खासा असर देखने को न। ठीक है, वापस आएंगे उमेश आपके पास। अश्विनी शर्मा फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। अश्विनी, फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है और साथ ही साथ व्यवस्थाएं क्या कुछ हैं? अनम्यूट कीजिए। आज सुबह 9 जी कंटिन्यू। करो। जी कंटिन्यू। ये आज यहाँ ठंड बरकरार बनी हुई है और सुबह के टाइम भी कोहरा काफी छाया हुआ था। 9 डिग्री का टेम्परेचर भी देखा गया है। हल्की सी धूप आज निकली भी है यहाँ फिरोजाबाद में। और यहाँ पे नगर निगम द्वारा सारी व्यवस्थाएं भी की गई हैं। रैन बसेरा भी बनाए गए हैं लोगों को, अलावा भी और गैस हीटर है उसकी व्यवस्था की गई है। कल हमारे जिला अधिकारी रमेश रंजन जी ने गौशालाओं का निरीक्षण करते हुए उनको निर्देश भी दिए हैं, जो गौवंश हैं उनके लिए जो चारों तरफ से दीवार है उनको बंद कर दी जाए। उनके जो ऊपर से कपड़ा है या जो भी कंबल है वो गैयों को उड़ाया जाए, बराबर अलावा जलाया जाए ताकि गैयों को भी गर्मी का बनी रहे। मगर ठंड की किसी तरह की नहीं है। स्वास्थ्य विभाग को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं, किसी तरह की कोई लापरवाही कहीं नहीं देखने को मिल रही है फिरोजाबाद से। आज थोड़ी सी हल्की धूप निकली है तो बच्चे भी आप देख सकते हैं मेरे पीछे, या बच्चे भी थोड़े से आज खेलने के लिए भी निकले हैं अपने घर से। ठीक है, अशोक द्विवेदी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, नोएडा की बात करें तो AQI सबसे पहले तो नोएडा का क्या है आज? हाँ ऐसे बिल्कुल मैं आपको बता दूं, अगर AQI की बात करें तो AQI जो है 400 से 500 के बीच में बना हुआ है। करीब 466 AQI आज यहाँ का दर्ज कर गया है, जो कि काफी खतरनाक स्थिति में आता है। वही मैं आपको बता दूं, साथ के साथ कोहरा जो है यहाँ रफ्तार पे जो है रोक लगा चुका है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जैसे रात होती है, रात में इतना कोहरा जो है वो बुरी तरह से जो छा लेता है। उसको लेकर के अगर देखा जाए तो रोड पे विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है, जिसको लेकर के आने जाने वाले लोगों को यहाँ पे जो है अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं आपको बता दूं कि रात में नोएडा पुलिस के द्वारा जो है एक राइडर बाइक चलाई गई, जिसको लेकर के रोड पर जो है उसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि जब कोहरा ज्यादा होता है, विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती, उस टाइम में वो लोगों को जो एडवाइजरी जारी करते हैं और साथ के साथ बताते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं कि अगर वाहन को रात में चलाते हैं तो काफी स्लो स्थिति में चलाएं, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। वहीं मैं आपको बता दूं, अगर देखा जाए तो जैसे जैसे पहाड़ों पे बर्फ गिरना स्टार्ट होती है, वैसे कहीं ना कहीं शीतलहर भी जो है NCR में दस्तक दे चुका है, जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो गलन और ठिठुरन वो सबसे ज्यादा देखने की स्थिति मिल रही है। वहीं साथ के साथ यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर प्रशासन है, उन्होंने जगह जगह रैन बसेरा और स्लेटर होम बनाया है, जिसमें हीटर की व्यवस्था की गई है, अच्छा खासा उनको बिस्तर की व्यवस्था की गई है और ओढ़ने बिछाने के लिए उनको साफ कंबल दिया गया है। जिसको लेकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं प्रशासन इस पर कामयाब रोक लगाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रशासन को सही से कामयाबी नहीं मिल रही। क्योंकि सबसे बड़ी जो मुसीबत अशोक, सवाल ये है कि AQI जो है वो कंट्रोल में क्यों नहीं आ पा रहा है? लगातार उसको लेकर कोशिशें की जा रही है, फिर भी ये पोल्यूशन का स्तर इस तरीके से खतरनाक श्रेणी में लगातार बना हुआ है। ऐसी प्रशासन के द्वारा जो कुछ संभव प्रयास है वो किए जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। वाटर गन से जो यहाँ पे पेड़ लगे रोड के किनारे, उन पे भी छिड़काव किया जा रहा है, जिससे उनपे जो पोल्यूशन जमा हुआ है वो नीचे आ जाए, जिससे पोल्यूशन की स्थिति सुधारा जाए। वहीं दिल्ली NCR में ग्रेड 3 ग्रेड 4 लागू किया जा रहा है, कंस्ट्रक्शन वाली साइडों पे रोक लगाया जा रहा है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पोल्यूशन जो है वो घटने के बजाय और बढ़ने की स्थिति में। तो अगर देखा जाए तो कभी पोल्यूशन की जो है गिरावट 2-3 दिन में जो है 3% से 4% गिरावट होती है, तो वही 4% भी बढ़त हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो करीब 2 महीने से पोल्यूशन की स्थिति जो है वो 300 से 500 के बीच में बनी हुई है, जिसको लेकर के अच्छी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हॉस्पिटलों की बात करें तो हॉस्पिटलों में सांस
और गले के और अस्थमा के मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही। वहीं जब डॉक्टरों से बात किया गया तो उन्होंने बताया कि करीब चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे सरकारी हॉस्पिटल हो, करीब से 30 से 32% जो है पेशेंट जो है बढ़े हैं, जिनको लेकर के प्रशासन द्वारा एडवाइजरी भी जारी की जा रही है कि अगर ज्यादा जरूरत नहीं है तो आप घर से बाहर न निकले, अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। इसको प्रशासन के द्वारा बताया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और अपने आप को सुरक्षित रखें, जिससे कोई आपको पोल्यूशन की वजह से कोई बड़ी बीमारी ना हो, जिससे आगे चलकर दिक्कतों का सामना करना पड़े। वहीं अगर हॉस्पिटलों में देखा जाए तो हॉस्पिटलों में दिन के दिन भीड़ बढ़ती जा रही है ऐसी, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की जो है प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है, लेकिन वो एक नाकाम कोशिश साबित हो रही है। तो अगर कोशिश के बावजूद भी अगर पोल्यूशन बढ़ा हुआ तो ये कि बहुत चिंता का विषय है। यही बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये भी समस्या का विषय है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और बात कर रहे हैं, यूपी में लगातार ठंड का प्रकोप जारी है और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए लगातार परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का साफ तौर पर कहना है कि अभी आगे आने वाले दिनों में भी लोगों की परेशानियां ऐसे ही बरकरार रहने वाली हैं। के न्यूज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं